देखिए गोलीय दर्पणों के लिए यूवीएफ में संबंध याद करेंगे, रिलेशन बिटवीन यूवीएफ फॉर स्पेरिकल मिरर। फर्स्ट में लेता हूँ कॉनकेव मिरर। हमने प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े थे। ये कौन सा मिरर है मेरा? कॉनकेव मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन कवर्ड इनवर्ड, यानी जिसमें परावर्तक तल अंदर की ओर हो, वो मेरा कॉनकेव मिरर कहलाता है। तो चित्र में एक मेरा कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है मेरा? P, वक्रता केंद्र कोई C और फोकस बिंदु F। इसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु OO डैश रखी है। एक लाइन मैंने एक रे इसके पैरेलल भेजूंगा जो इसके मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और एक रे में इसके वक्रता केंद्र से भेजूंगा जो बिना मुड़े वापस सीधे आ जाएगी। ठीक है, तो जो दोनों जहाँ इंटरसेक्शन करेंगे वहाँ क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। चित्र में एक वस्तु OO डैश का अवतल दर्पण के द्वारा उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब II डैश पर बनता है। ठीक है, हम लिखते क्या हैं? थ्योरी में अगर लिखेंगे कि चित्र में एक MM डैश उत्तल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है, जिसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु, जिसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु OO डैश रखी है, जिसका दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब II डैश पर बनता है। मैंने क्या किया? ये एक परपेंडिकुलर खींचा है AB। ठीक है, अब देखिए नाउ मैंने माना है वस्तु की दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? PO। वस्तु की दूरी P से O तक नापनी पड़ेगी। मैंने बताया था प्रत्येक दूरी जो है वो दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाएंगी। तो P से O तक की दूरी क्या हो गई? वस्तु की दूरी U होगी। लेकिन में कैसी होगी ये? क्योंकि किरण की विपरीत दिशा में नापी जा रही है। किरण किधर मूव कर रही है? इधर। दूरी किधर नापी जा रही है? इधर। तो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ओके, प्रतिबिंब की दूरी PI माइनस के V, PI माइनस के V क्यों होगी? किरण की विपरीत दिशा में है। दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो PC है और वो होगी माइनस के R। ठीक है, फोकस दूरी क्या होगी? PF इक्वल टू माइनस के F। तब हम लेंगे त्रिभुज OO डैश C तथा त्रिभुज II डैश C। सिमिलर हैं, समरूप हैं। अब देखिए समरूप त्रिभुज में आपने पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो कोण और एक भुजा बराबर हो, या SSS तीनों भुजाएं बराबर हो, AA तीनों एंगल बराबर हो, SSA दो साइड एक भुजा बराबर हो, AAS दो एंगल एक साइड हो, या तीनों एंगल हों, तो वो कैसी त्रिभुज कहलाती है? समरूप त्रिभुज कहलाती है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये एंगल और ये एंगल इंटरसेक्शंस एंगल हैं, शीर्षाभिमुख जिसको बोलते हैं ना। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, और ये एंगल रेक्टेंगल यानी 90 है, और 90 दोनों एंगल बराबर हैं। अगर किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर हैं तो निर्धारित है कि उसका तीसरा एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 होता है। तो ये जब 180 होगा तो त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हैं, तो त्रिभुज कैसी हो जाएगी? समरूप हो जाएगी। अब समरूप त्रिभुज की क्या होता है कि उसकी आमने सामने की भुजाओं का अनुपात OO डैश अपॉन II डैश बराबर CO अपॉन CI। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार मैं लूंगा त्रिभुज ABF तथा त्रिभुज II डैश F क्या है?
समरूप हैं। अब ये दोनों जब समरूप हैं तो इसमें भी यही होगा कि ए बी अपॉन आई आई डैश, ए बी अपॉन आई आई डैश इक्वल टू एफ वी अपॉन एफ आई, एफ वी अपॉन एफ आई। क्लियर इट? इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब देखिए, बट ओ डैश सॉरी ओ डैश ए पैरेलल टू ओ बी, ओ डैश ए पैरेलल है ओ डैश बी के। जब कोई भी दो रेखाएं आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर क्या होगी? इक्वल होगी, है क्या नहीं? अगर पैरेलल हैं दो रेखाएं तो उनके बीच की दूरी, देखो ये पैरेलल है क्या नहीं? ये किरण मैंने मुख्य अक्ष के पैरेलल ही तो भेजी थी, तो ये पैरेलल है, तो ओ डैश बराबर क्या हो गया? ए बी के। ओ डैश बराबर ए बी के, तो सब इक्वेशन सेकंड से क्या हो जाएगा? ए बी ओ डैश अपॉन आई आई डैश इक्वल टू एफ बी अपॉन एफ आई। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 और 1 से इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, अगर मैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट लूँ तो दोनों का देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? सी ओ अपॉन सी आई इक्वल टू एफ वी अपॉन एफ आई। अब हमें इसकी बस वैल्यू निकालनी है, हम इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखिए सी ओ इक्वल टू क्या है मेरा? सी ओ कहाँ है मेरा? ये वाली वैल्यू है। तो अगर मैं पी ओ माइनस पी सी कर दूँ, ये सी ओ है मेरी, मैं पी ओ माइनस अगर पी सी कर दूंगा तो मुझको क्या मिल जाएगा? पी ओ माइनस पी सी। तो पी ओ की वैल्यू कितनी है? माइनस के यू। पी सी की वैल्यू मेरी कितनी है? माइनस आर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? प्लस के आर। इसी प्रकार सी आई, अगर मैं चित्र में फिर देखता हूँ कि सी आई मेरी ये है, तो पी सी माइनस पी आई, पी सी माइनस पी आई, पी सी माइनस पी आई। सी आई क्यों? पी सी माइनस पी आई, तभी तो सी आई बचेगा। तो क्या आएगा? पी सी माइनस के आर प्लस के वी। पी आई की वैल्यू कितनी थी? माइनस वी थी, इसलिए प्लस के वी। अब मेरा क्या बच रहा है? एफ वी। एफ वी कौन सा है मेरा? ये एफ बी जो लगभग बराबर है वो पी एफ के बराबर है, क्योंकि जो दर्पण का जो द्वारक है वो क्या है? बहुत छोटा है। दर्पण का जो द्वारक है वो बहुत छोटा है, ठीक है? ओके, यानी ये वाला जो दर्पण का द्वारक है ये बहुत छोटा है, इसलिए मैंने एफ बी को लगभग पी एफ के बराबर मान लिया है। ओके, आगे क्या होगा मेरा? एफ आई। एफ आई निकालना है मुझको, तो देखिए कहाँ से निकालेंगे? एफ आई है मेरा, तो पी आई माइनस पी एफ, पी आई माइनस पी एफ क्या आ जाएगा? माइनस वी प्लस के एफ। अगर ये मैं वैल्यू इक्वेशन 4 में रख दूँ तो मेरा आएगा माइनस यू प्लस आर अपॉन आर प्लस वी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। ओके, तो हमने यहाँ से क्या किया है? इसमें करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, माइनस यू प्लस आर को इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले आर की जगह 2f रख दिया, यहाँ 2f रखा और आर की जगह 2f रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो देखिए यू वी माइनस 2fv माइनस यू एफ प्लस 2f स्क्वायर इक्वल टू आएगा प्लस के एफ स्क्वायर माइनस एफ वी। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल, सेम साइन होने के कारण फिर मैंने इसको यू वी 2fv को इधर ले गया हूँ, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसलिए एफ वी पॉजिटिव होगा, प्लस यू एफ को इधर ले गया तो ये भी पॉजिटिव होगा। दोनों ओर यू वी एफ से भाग देंगे तो ये आएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही गोलीय दर्पण यानी कॉन्वेकेव मिरर के लिए यू वी एफ में संबंध
है। कॉन्वेक्स कैसा होता है? जिसका कर्व्ड आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी जिसका ऊपरी तला कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ऊपरी तल, और अंदर वाला जो तल होगा वो कैसा होगा? इस पर कलई होगी, ठीक है ना। तो ये वाला मेरा क्या बन गया? कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में ये P होगा, इधर ही मेरा C होगा और इधर मेरा F होगा। मैंने आपको जब प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ाए थे तो उसमें ये बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर में वस्तु कहीं भी रखी हो, प्रतिबिंब हमेशा वर्चुअल यानी आभासी बनता है। आभासी का अर्थ क्या होता है? जो दर्पण के पीछे बने, दर्पण के पीछे बने। ये मेरा वस्तु हो गई ओ डैश, एक पैरेलल किरण भेजेंगे जो इसके कहाँ होगी? इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी और ये फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होगी। इसी प्रकार एक किरण इस पर भेजेंगे और ये वापस आ जाएगी और ये किरण ऐसे वक्रता केंद्र से मिलती हुई प्रतीत होगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी त्रिभुज यही लेंगे हम। दोनों त्रिभुजों को लेके आपको सॉल्व करना है। एक तो त्रिभुज लेनी है ओ डैश सी और एक लेनी है त्रिभुज आई डैश सी, और एक में लेना है, पहली त्रिभुज लोगे तो ये आएगा ओ सी ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर ओ सी अपॉन ओ आई, ठीक है। ऐसी दूसरी त्रिभुज लोगे तो उसमें ये लंब डाल लोगे, ए वी आई त्रिभुज ए वी एफ और आई डैश एफ। दोनों त्रिभुजों को सॉल्व करेंगे तो हमें सेम यही मिलेगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी को इस प्रकार सेम इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन क्या होता है? जब गोलीय दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O के अनुपात को उस वस्तु का रेखीय आवर्धन कहते हैं। गोलीय दर्पणों के लिए रेखीय आवर्धन कहते हैं। परिभाषा क्या होती है? गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को गोलीय दर्पणों के द्वारा या गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसकी कोई यूनिट क्यों नहीं होती? क्योंकि दोनों ही लेंथ हैं। जब दोनों लेंथ हैं तो कोई उसकी यूनिट नहीं होगी। ओके, अब रेखीय आवर्धन निकालते कैसे हैं? मान लो ये मेरा कॉनकेव मिरर है, हम मिरर कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। ये इसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। इसकी कोई वस्तु रखी है ओ डैश, मैंने मान लिया ये y1 लंबाई की वस्तु है। इसका दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ से बनता है? आई डैश पर बनता है, ठीक है। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये बन रहा है मेरा y2 लंबाई का, ठीक है। ये y2 लंबाई का बन रहा है। मैंने एक परपेंडिकुलर P पे डाल लिए हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि त्रिभुज ओ डैश P, त्रिभुज ओ डैश P तथा त्रिभुज आई डैश P समरूप हैं। अभी मैंने आपको समरूप बताया था, कैसे समरूप होते हैं। दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, तो एक एंगल 90 डिग्री हो गया, दूसरा एंगल शीर्षाभिमुख हो गए, तीसरा एंगल बराबर होगा, इसलिए दोनों कैसे हो गए? समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुज में फिर वही पढ़ते हैं हम, ओ डैश अपॉन आई डैश, आमने सामने की भुजाओं का अनुपात PO अपॉन PI, ठीक है। रेखीय आवर्धन पढ़ने के लिए, रेखीय आवर्धन में क्या पढ़ा था मैंने? रेखीय आवर्धन क्या होता है? आई डैश अपॉन ओ डैश बराबर PO अपॉन PI अपॉन PO। उल्टा करके लिख दिया है मैंने इसको।
इसको उल्टा कर दिया है, आई आई डैश अपॉन ओ ओ डैश अपॉन पी आई अपॉन पी ओ। इसको क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो पी आई आई डैश अपॉन ओ ओ डैश इन फिगर अब फिगर से देखते हैं तो देखिए आई आई डैश क्या है? नीचे की ओर है, तो क्या होगा? -/2 होगा कि नहीं? मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ओ ओ डैश क्या होगा? y1, ठीक है, ऊपर है। पी ओ क्या होगा? वस्तु की दूरी पी आई -v अपॉन -k/u। -v ये पी आई है, -v होगा, वस्तु की दूरी पी ओ होती है और प्रतिबिंब की दूरी पी आई यानी v और u मानते हैं। तो -v अपॉन u, माइनस से माइनस कैंसिल हो रही है, तो m बराबर आ रहा है y2 अपॉन y1 बराबर -v अपॉन u। यही रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला है। ये सभी दर्पणों के लिए लागू है, ये